हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि इस पार्ट में हमें क्या क्या देखना है ना। चैप्टर सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं कि चैप्टर का नाम है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में कैसे होती है और कौन करता है, वो नीति आयोग करता है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी इस पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो ये तीन जो आपके टॉपिक्स है ये हम अभी इस चैप्टर में इस पार्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग समझने से पहले समझते हैं कि प्लानिंग क्या होता है ना। प्लानिंग सबको पता है, प्लानिंग हर रोज हर एक सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो कि पहले से ये तय करते हो ना, पहले से ये डिसाइड करते हो एडवांस में कि मेरे गोल्स क्या क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कैसे उन्हें मैं पूरा करूंगा या पूरा करूंगी, क्या स्ट्रेटेजीज में यूज करूंगी, क्या एक्शंस, क्या स्टेप्स, क्या-क्या लेने पड़ेंगे मुझे ताकि मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो सके। क्या-क्या रिसोर्सेस है मेरे पास, रिसोर्सेस कौन-कौन से, कौन सा राइट टाइम है, या फिर फ्यूचर में मुझे क्या करना है। इन शॉर्ट, कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्यों, किस लिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लानिंग में। प्लानिंग में आपको सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। आप एक रूपरेखा बनाते हो ताकि जो भी आपका फ्यूचर में आपके गोल्स है, आपके सपने हैं, उसे आप जल्दी से और इजीली क्या है ना पूरा कर सके। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर अगर हम लेना चाहें तो जेआईबी है ना। आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे जेआईबी करना है। फिर आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि जेआईबी में सबसे पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है ना। सॉरी। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये सब्जेक्ट सबसे पहले मुझे करना है। तो आप लोगों ने फिर एक प्लानिंग बनाया कि कैसे करेंगे आप ना, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, हम खुद को ही करना है। लेकिन आप लोगों ने बोला कि हर रोज मुझे 1 घंटा, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है। फिर ऐसे आपने जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है उनके बारे में आपने प्लानिंग बनाई। एक पॉजिटिव इनकम मिला, आप लोगों का जेबी क्लियर हो गया। फिर आपको एक इंक्रीमेंट मिला। फिर आपने उस इंक्रीमेंट के पैसों के बारे में प्लानिंग किया कि अब इंक्रीमेंट आ गया है तो मैं इस पैसे को अपने मंथली खर्चे में ऐड करूंगा, या फिर मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगी, या जो भी आपकी प्लानिंग है उसके हिसाब से। कहने का मतलब कि घर में सब्जी बनाने से लेकर जो बड़ी लेवल पे आप जो आपकी सैलरी को मैनेज करना है, आपके घर के खर्चे को मैनेज करना है, इन सारे चीजों में हम लोग प्लानिंग करते हैं। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे घर घर की लेवल पे। अभी हमें बात करनी है बड़े लेवल पे, है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब हमारे हमारे इंडिया का ही एग्जांपल लेंगे हम कि हमारी कंट्री जो है ना एक बहुत बड़ी कंट्री है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है हमारी इंडिया की। और ज़्यादा पॉपुलेशन की जो डिमांड है ना वो भी बहुत ज़्यादा है ना, लोग ज़्यादा है तो डिमांड भी बढ़ेगी। और रिसोर्सेस रिसोर्सेस बहुत कम है। रिसोर्सेस मतलब, एक बार रिसोर्सेस पता होगा शायद, लेकिन फिर भी बता दूं कि रिसोर्सेस मतलब क्या होता है ना कि ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करे, है ना। सब्जी बनानी हो तो जो आपकी बेसिक है सब्जी है, या फिर आप बोल सकते हो कि नमक है, मिर्ची है, ये क्या है, ये रिसोर्सेस है। इसको मिला के आप लोग सब्जी बनाते हो। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करे वो होता है रिसोर्सेस। फिर अब क्या हुआ, लोग ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि कम से कम वेस्टेज में, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको मिले। अब क्या है ना, हमारी डिमांड जो है ना, अ, ताकि इन सारे रिसोर्स को यूज़ करके हमारे जो डिमांड्स है, हमारे जो टारगेट्स है, उनको हम क्या कर सके, अचीव कर सके, उनको हम पा सके। अब यहाँ पे ज़रूरत यहीं पे ना, एग्ज़ैक्टली यहीं पे ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक प्लानिंग की, कि डिमांड ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज़ कम है। यहाँ पे हम करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग ही हमें बताती है कि इन रिसोर्सेज़ को सही तरीके से ऑप्टिमली हम कैसे यूज़ करें,
और कहाँ-कहाँ हमें कितने-कितने रिसोर्सेज़ को एलोकेट करना चाहिए, ताकि कम से कम रिसोर्सेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हमें मिले। इसकी जो प्लानिंग होती है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको? तो चलिए, अब हम बुक की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। तो बुक की डेफिनेशन के हिसाब से प्लानिंग एज अ ब्रॉडर टर्म इज कैरेक्टराइज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एक बात बता दूं आपको मेरे फ्रेंड्स कि प्लानिंग जो है ना, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन करता है, आप भी अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। तो जो इकोनॉमिस्ट है हमारे एजी डिकनसन सर, he defines economic planning as the making of major economic decisions, what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decision of determinate authority on the basis of the comprehensive survey of the economic system as a whole। बड़ा है लेकिन इजी है समझने में। तो जो ये हमारे इकोनॉमिस्ट है, उनके हिसाब से इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है ना, कि हमें क्या करने हैं, हमें बड़े-बड़े आर्थिक निर्णय लेने हैं। कौन से आर्थिक निर्णय? क्या और कितना? व्हाट एंड हाउ मच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या और कितना प्रोड्यूस करना है, एंड टू व्हॉम इट इज़ टू बी एलोकेटेड, और किसको ये चीज़ें जो हमने प्रोड्यूस की कर रखा है, वो हमें किसको देना है। अब ये डिसाइड करना भी हम रैंडमली नहीं डिसाइड करेंगे, हम क्या करें, कॉन्शियस डिसीजन लेंगे, है ना। कॉन्शियस मतलब जो सोच समझ कर काम करता है। तो सोच समझ कर हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें क्या क्या प्रोड्यूस करना है और किसको हमें ये अलोकेट करना है। ये कौन करता है? ये एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी करती है, एक कोई भी रैंडमली नहीं कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ। अब किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको देना है? हम बेसिस इस बेसिस पे करते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जो अलग-अलग सर्वेज होते रहते हैं, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे उस प्रोड्यूस की गई चीज़ों को एलोकेट करना है, ताकि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया बात? तो आगे देखते हैं आपको। एट होम, द नेशनल प्लानिंग कमिटी सेट अप इन 1938 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफाइंड प्लानिंग इन इंडिया। तो जो हमारी एक कमेटी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आई थी, जिसको हमारी जो कांग्रेस की पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने डिफाइन किया था कि प्लानिंग क्या होता है। तो उनके हिसाब से प्लानिंग अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम may be defined as the technical coordination by disinterested experts of consumption, production, investment, trade, and income distribution in accordance with social objectives set by bodies representative of the nation. Such planning is not only to be considered from the point of view of economics and rising of the standard of living, but must include cultural and spiritual values of the human side of life। इतनी बड़ी डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें प्लानिंग करना है। अब बोल रहे हैं कि प्लानिंग अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो जो हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम है, जैसे हमारे भारत में है, उसके अंडर जो प्लानिंग होता है, तो कैसा होता है ना, वो एक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन सबको मिला के होता है बाय डिसइंटरेस्टेड एक्सपर्ट्स। डिसइंटरेस्टेड एक्सपर्ट मतलब ऐसे लोग जो खुद के फायदे के लिए काम नहीं करते हैं, खुद के फायदे के लिए निर्णय नहीं लेते हैं, निर्णय लेते हैं ताकि हमारी देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। हमारी इकोनॉमी के हित में ये क्या करते हैं ना, निर्णय लेते हैं। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, कौन से कैसे-कैसे निर्णय लेते हैं कि कंज़म्पशन के बारे में, कितना कंज़्यूम करना है, हमारी इकोनॉमी में कितना कंज़म्पशन है, कितना प्रोडक्शन है, कितनी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, का कितना ट्रेड है, कितना व्यापार है हमारा इंडिया का। तो और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमने इनकम कर लिया है, जो हमने पैसे कमा रखे हैं, उसे हमें कहाँ-कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तय करता है हमारे एक्सपर्ट लोग। तो इन अकॉर्डेंस विद द सोशल ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशन। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, हमें क्या करना है, हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना है। सोशली भी हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो यही बोल रहे हैं कि सच प्लानिंग इज नॉट ओनली टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। अब प्लानिंग करते समय हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ आर्थिक फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें बाकी सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना है, जैसे कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना? उसके साथ-साथ कल्चरल कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी हमें कंसिडर करना है, और ह्यूमन की जो साइड है, मतलब आर्थिक चीज़ों को छोड़ के जितनी भी बाकी फैक्टर्स है जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है।
तो सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे ये दिया गया है कि आपको अगर प्लानिंग करना है तो आपकी वो सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होंगे जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने आर्थिक जो फैक्टर है हमारा उसको कंसिडर कर लिया। लेकिन यहाँ पे उनको कहने का ये जो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का मतलब है ना, इसे एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझेंगे कि जो हमारे बैंकिंग में आपको छुट्टियाँ मिलती है ना, अभी काफ़ी स्टेट में क्या होता है ना, जो अलग-अलग स्टेट है वहाँ पे अलग-अलग फेस्टिवल के लिए छुट्टी मिलती है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिव जयंती की छुट्टी होती है क्योंकि यहाँ पे शिवाजी महाराज को जो यहाँ के लोगों की फीलिंग्स है उनके साथ जुड़ी हुई वो बहुत स्ट्रांग है। फिर अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की, है ना? मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति की छुट्टी होती है। फिर उस वक़्त बाकी स्टेट में छुट्टी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? सभी लोगों को क्यों छुट्टी नहीं देते हैं ना? सिलेक्टेड लोगों को देते हैं, सिलेक्टेड स्टेट को देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की जो भावनाएँ हैं वो उस फेस्टिवल से पर्टिकुलर जुड़ी हुई होती है। और इसी चीज़ को हमें साथ में लेके चलना है, हमें लोगों की जो ह्यूमन साइड है ना, उसको भी कंसिडर करना है हमारी प्लानिंग में। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेशन लेंदी है, पर अगर आप इसे ब्रेक करेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये काफ़ी आपको ईज़ी लगेगा। फिर बोल रहे हैं, इन अ नटशेल प्लानिंग इज़ द स्किल ऑफ रीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एट हैंड। तो सिंपल सा मतलब है, इन अ नटशेल मतलब शुरुआत में, है ना? बेसिक सा। ये प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो भी सपने आपने सेट कर रखे हैं, उसको पूरा करना है आपको, जितने भी रिसोर्सेस आपके हाथ में है, उसको यूज़ करके। फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि प्लानिंग के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एवरी इकोनॉमी एंड इज कैरिड आउट एट मेनी लेवल्स। तो प्लानिंग एक बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है किसी भी देश का, किसी भी इकोनॉमी का, और ये काफी हर एक लेवल पे हम प्लानिंग करते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द गोल, प्लानिंग में बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। अब डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। यहाँ पे दिया है फ्रॉम अ टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट। अगर हम टेरिटोरियल मतलब भू क्षेत्र, आपका जितना भी क्षेत्र आपको मिला है उसके हिसाब से अगर आपको प्लानिंग करने को बोलेंगे तो प्लानिंग आप कैसा करोगे, रीजनल और नेशनल। अब ये रीजनल और नेशनल यहाँ पे नीचे फ्रेंड्स ना इन डिटेल में दिया है, हम यहीं पे इसको डिटेल में देख लेंगे। अभी हम आगे का प्लानिंग का टाइप देखेंगे। तो फिर बोल रहा है सिमिलरली फ्रॉम द पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। अगर आप पॉलिटिकल व्यू से अगर देखेंगे तो प्लानिंग कैसी होती है ना, फेडरल, स्टेट और लोकल होती है। अब फेडरल, स्टेट और लोकल क्या होता है ना कि फेडरल मतलब क्या होता है कि फेडरल प्लानिंग नेशनल लेवल पे होती है, जो बड़ी एकदम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हम कि फेडरल मतलब नेशनल लेवल पे होता है इसको। तो ये मतलब ऐसे-ऐसे सेक्टर्स जो सिर्फ नेशनल लेवल पे काम करते हैं ना, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, है ना? डिफेंस हो गया या आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, फॉरेन अफेयर्स या फिर आपका ट्रेड और कॉमर्स। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपके करेंसी हो गई, ये करेंसी क्या है, ये स्टेट लेवल पे नहीं होती है, ये आपके नेशनल लेवल पे होती है, आपके रेलवेज़ हो गया। ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं ना जो फेडरल लेवल पे काम करते हैं, तो उनके निर्णय भी फेडरल लेवल पे होते हैं। तो अब ये हो गए फेडरल प्लानिंग, है ना? अब अगर हम बात करें कि स्टेट प्लानिंग की, तो स्टेट प्लानिंग में ऐसे-ऐसी चीज़ों की प्लानिंग की जाती है जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके कंज़र्वेशन और एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी आपके स्कीम्स होती है, प्रोग्राम्स होते हैं वो हो गए। फिर आपके रोड्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या आप बोल सकते हो कि स्टेट लेवल पे क्या-क्या आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप पुलिस, है ना? पुलिस सर्विसेज़ होती है, फिर एग्रीकल्चर होता है, उनके एरिया में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी सब सेक्टर्स होते हैं ना, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़िम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। उसके बाद आता है आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का एक्चुअली ना, लोकल गवर्नमेंट का साइज़ जो है ना वो फिक्स नहीं होता है। हर एक जितना भी आपको साइज़ दिया गया है उसके हिसाब से आप वहाँ की प्लानिंग कराते हो। ये वेरी करते रहते हैं साइज़ में भी और कैरेक्टर में भी। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिडनी में जो है ना 35 सिटीज़ का मिलके ना एक टाउन बनता है। तो यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट की जो स्कीम, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा चलती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें ना यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में, तो ये क्या करता है ना, ये शहरों के छोटे-छोटे पार्ट्स को कवर करता है, या रूरल एरियाज़ में छोटे-छोटे पार्ट्स को ये कवर करता है। और यहाँ अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें कि ये क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये काम करते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो लोकल गवर्नमेंट मतलब आपके एरिया में जो भी बिल्डिंग होते हैं ना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, उनके रेगुलेशन का काम करती है। जो वहाँ की पब्लिक हेल्थ है उनको देखती है, जो लोकल रोड्स होते हैं या फुटपाथ्स होते हैं, या उस एरिया में जो भी पार्क्स होते हैं,
या वहाँ की जो भी आपको कचरा है ना, कचरे का जो डिस्पोज़ल सिस्टम होता है, वेस्ट डिस्पोज़ल, उसको भी क्या करते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट भी हैंडल करती है। एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हम लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है ना, फेडरल, स्टेट, लोकल, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। इट माइट बी क्लासिफाइड एज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड भी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड भी होती है। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि निर्णय लेने की जो पावर होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है, किसी एक आदमी के पास, किसी एक डिपार्टमेंट के पास होती है। और डिसेंट्रलाइज्ड मतलब निर्णय लेने की क्षमता जो होती है, पावर जो होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अलग-अलग लोगों को। जैसे सेंट्रलाइज्ड का मतलब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चाइना है ना, चाइना में क्या है, चाइना में अकेला जो वहाँ के उनके प्रेसिडेंट है, वो क्या करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया की अगर बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड है ना, स्टेट लेवल पे कुछ निर्णय होते हैं, कुछ नेशनल लेवल पे होते हैं, कुछ लोकल लेवल पे होते हैं। तो अगर हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हमारा डिसेंट्रलाइज्ड में आता है। आगे बोल रहे हैं इन्होंने कि फ्रॉम टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट प्लानिंग माइट बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। एक एग्जांपल लेंगे हम कि मान लीजिए एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अभी आपको यहाँ से ए से बी पॉइंट में जाना है, ये डिस्टेंस है 100 मीटर का। अब आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी है आपके पास, और अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा है ना, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने क्या किया, आप लोग गाड़ी में बैठे यहाँ पे और आपने लाइट शुरू कर दी, गाड़ी की लाइट लगा ली आपने। अब उस लाइट की हेल्प से ना आप 20 मीटर तक की दूरी का जो है ना वो देख सकते हो। 20 मीटर की दूरी में जितना भी डिस्टेंस आता है वहां तक आप देख सकते हो। फिर आपने क्या किया, पहले ये 20 मीटर दूरी तो तय कर ली, फिर दूसरी 20 मीटर कर ली, फिर तीसरी 20 मीटर कर ली, और फिर चौथी 20 मीटर कर ली। तो ये कितना हो गया ना, 20 20 20 20 20, ये हो गया 100 मीटर। अब ये जो 20 मीटर की दूरी आप तय करने के लिए आपको करना पड़ा शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और फिर ये 100 मीटर की जो पूरी दूरी है ना, उसे पूरा करने के लिए आपको करना पड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यही होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करने मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको पहले शॉर्ट टर्म प्लानिंग करानी पड़ती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग वैसे तो कम दिन का होता है, जैसे कि 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, अप टू 1 ईयर। हाँ, और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये 2 साल का, 3 साल का, 5 साल, 10 साल, 30 साल, कितने भी साल का है ना, ये कितने भी साल का ये क्या हो सकता है प्लानिंग। फिर आगे देखते हैं, सिमिलरली प्लानिंग में भी सेक्टरल एज वेल एज ज्योग्राफिकल। अब सेक्टरल मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक एरिया दिया जाएगा, सॉरी एरिया नहीं, एरिया ज्योग्राफी में होता है। आपको कोई भी एक सेक्टर दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको सेक्टर के लिए आपको प्लानिंग कराना है, इस पर्टिकुलर सेक्टर की ही आपको डेवलपमेंट करानी है। अगर हम बात करें कि जियोग्राफिकल प्लानिंग की, तो जियोग्राफिकल प्लानिंग में हम क्या करते हैं ना कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेस है ना, उस एरिया को, उतने रिसोर्सेस को यूज करके आपको उस एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, ताकि कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको मिल जाए। मतलब आपको कोई एक एरिया दिया गया है, उसमें कितने भी सेक्टर्स हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज सेक्टर हो, उन सभी सेक्टर की आपको डेवलपमेंट करानी है। आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं देखना है, ओवरऑल सेक्टर की वहां पे डेवलपमेंट करानी पड़ती है। फिर while sectoral planning focuses on single sector of the economy, special planning focuses on development in the geographical context। यही बोल रखा है जो मैंने आपको बताया कि सेक्टरल प्लानिंग में क्या होता है ना, कोई सिंगल सेक्टर पे आप लोग ध्यान देते हो, लेकिन स्पेशल प्लानिंग है ना। अभी जियोग्राफिकल और स्पेशल प्लानिंग का मतलब एक ही हो गया कि आपको कोई एक एरिया दिया जाएगा, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट आपको करानी है, विच एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज इन प्लेसेस। तो यहाँ पे स्पेशल प्लानिंग में क्या हो जाता है नहीं कि आप लोग प्रभाव करते हो जो भी वहाँ के पीपल है उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, और जो भी एक्टिविटीज वो लोग करते हैं ना उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आप लोग डालते हो। फिर आगे इन्होंने रीजनल प्लानिंग और नेशनल प्लानिंग दे रखा है। तो उनके हिसाब से रीजनल प्लानिंग क्या होता है ना कि रीजनल प्लानिंग, द यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन रीजनल प्लानिंग इन 1916 एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस इन अचीविंग इट्स वेल डिफाइंड गोल्स। तो रीजनल प्लानिंग की शुरुआत सबसे पहले यूएस में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और उनको ये रीजनल प्लानिंग करके उनको काफी अच्छा सक्सेस वहाँ पे मिल गया था। प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड एट द रीजनल लेवल एंड इज टारगेटेड टू अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। तो सबसे पहले छोटे छोटे रीजन बनाए जाते हैं, उनमें प्लानिंग की जाती है, उनको डेवलप कराया जाता है, और फिर क्या कहते हैं बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में सोचा जाता है। अब
यहाँ पे इन्होंने बुक में तो दिया है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कंसेप्ट समझना है ना तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए रीजनल प्लानिंग क्या होती है ना, अगर समझना चाहेंगे तो ये आप बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय, हिंदी में अगर बोले तो क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपको कोई एक विशिष्ट क्षेत्र दिया जाएगा या प्रादेशिक, आपको प्रादेशिक एक भाग दिया जाएगा, जिसमें उस पर्टिकुलर रीजन या क्षेत्र के फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उस पे उसके डेवलपमेंट पे यहाँ पे जोर दिया जाता है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेंगे कि इंडिया का है, अभी इंडिया में क्या है ना, इतने सारे स्टेट है, इतने सारे राज्य है, हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं है। मान लीजिए हम ले एग्जाम्पल अगर लेंगे कि उत्तराखंड का, है ना, तो उत्तराखंड में क्या है ना कि आपको भौतिक स्थिति जो है ना वहाँ पे दो तरह की देखने को मिलेंगी। एक तो पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा है ना, पहाड़ी एरिया है, और एक तो प्लेन एरिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जितने भी हेवी इंडस्ट्रीज हम लोग बनाते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हम लोग खड़ी करते हैं, वो जो है ना वो प्लेन एरिया में लगते हैं, है ना, पहाड़ी एरिया में नहीं लगेंगे। कैसे लगेंगे ना, पहाड़ी एरिया में नहीं लगा सकते ना। फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हरिद्वार है ना वहाँ का, वो अभी इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि ये प्लेन एरिया है, और जो उत्तरकाशी है या पिथौरागढ़ है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पीछे रह गए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में आते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी देश की, है ना, किसी भी देश की, मान लीजिए ये देश का एक राज्य है ना, अभी इसी राज्य में दो अलग अलग क्षेत्र है, एक डेवलप्ड है और एक पिछड़ा हुआ है। तो एक क्या हो ना, जो आपका प्लेन एरिया है वो डेवलप्ड होगा, जो आपका पहाड़ी एरिया है वो क्या होगा ना, डेवलप नहीं होगा, पिछड़ गया आपका। हर एक रीजन की अपनी अपनी जो ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग किया जाता है। जैसे कि जो लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए जरूरी चीजें क्या क्या है ना, इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कि उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, उनके हेल्थ के लिए हॉस्पिटल चाहिए, उनको कन्वीनियंस हो इसलिए उनको रोड चाहिए। फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इनको तो पहले से ये सारी फैसिलिटीज मिल चुकी है। उनको बस अपने आप को और ज्यादा डेवलप करना है, ज्यादा ज्यादा और इंडस्ट्रीज लगानी है वहां पे। तो ये होता है ना रीजनल प्लानिंग, हर एक रीजन की विशेषताओं को कंसिडर करके वहां का डेवलपमेंट को वो लोग बढ़ावा देते हैं। फिर नेशनल प्लानिंग। अब national planning, it all started with the Soviet Union, which implemented its first 5-year plan from 1928 to 1933, giving the world its first taste of national planning. तो नेशनल प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सोवियत यूनियन ने इसकी शुरुआत की थी। किस साल में की थी? 1928 से लेके 1933 तक इन्होंने पहला 5-year प्लान बनाया था। इट वॉज सर्टन फ्रॉम द स्टार्ट दैट इंडिया नीड्स नेशनल प्लानिंग। तो ये शुरू से तय था कि हमारे भारत को नेशनल प्लानिंग की जरूरत है, 5-year प्लानिंग की जरूरत है। The government sought national strategy in order to take an active role in resource allocation and mobilization for equitable growth and development as a result of the abject poverty. अब जबकि हमारे देश में इतनी गरीबी थी आजादी के बाद, तो ये जरूरी था कि हमारे देश में नेशनल प्लानिंग हो, ताकि जितने भी रिसोर्सेस हमें उस वक्त हमारे हाथ में थे, जितने भी रिसोर्सेस थे, उसको हम अलोकेट कर सके अलग अलग सेक्टर्स को, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो और मोबिलाइजेशन, और हर एक सेक्टर में हम इक्विटेबल ग्रोथ हासिल कर सके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग खत्म हो जाता है, रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। तीसरा टॉपिक आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। फ्रेंड्स, आपको लोगों को शायद लगता होगा कि इन डिटेल में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके जेआईबी में इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ना, ये आपके सिलेबस में से ही है, और इसी में से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस करने की कोशिश करेंगे तो ये और ज़्यादा आपको बर्डन हो जाएगा। इन इंडिया द प्राइमरी गोल्स ऑफ प्लानिंग आर नॉट ओनली ब्रॉड बट ऑल्सो ओपन माइंडेड। अब हमारे भारत में जो प्लानिंग करने के हमारे उद्देश्य है वो क्या है ना, वो ब्रॉड है, बहुत बड़े हैं, और ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड ब्रॉड मतलब क्या है ना, कि आप लोगों ने बता दिया हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया ब्रॉड। फिर ओपन एंडेड मतलब क्या, आप लोग जो चेंज होता है ना रैंडमली, उसको आप लोग एक्सेप्ट करते हो, मतलब चेंज भी आप लोग अलाउ करते हो। अभी आपने देखा होगा, आप जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो या फिर टीवी पे ऐसे एड्स आ जाती है ना, आपको बीच बीच में ऐसे सर्वेज मिल जाते हैं। तो कुछ कुछ सर्वेज में आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे A B C D, आपको इन्हीं चार में से एक को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ओपन माइंडेड में क्या होता है ना, ओपन माइंडेड में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीचे आपको स्पेस दिया जाएगा, आपके माइंड में जो भी आता है आप वहाँ पे लिख सकते हो। ये होता है ओपन माइंडेड, जो आपको लगता है वो आपको वहाँ पे लिखना है। हाउएवर,
द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। लेकिन फिर भी नीचे उन्होंने कुछ एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। सबका होता है कि हमें क्या करना है, ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है। इट एम्स फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ इन द इकोनॉमीज आउटपुट लेवल। हमें हमारी कंट्री का आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ाना है और ग्रोथ को सस्टेनेबल कराना है जो लगातार चलती रहे। Poverty alleviation. One of the goals of Indian planning is to elevate poverty. Several programs aimed at alleviating poverty have been introduced in India by all governments till date. तो बोल रहे हैं कि जो भी हमने गोल सेट कर रखे हैं उसमें से हमारा गरीबी हटाना है, ये भी एक प्लानिंग, ये भी हमारा क्या है ना, एक गोल है। अब गरीबी हटाने के लिए हमारी सरकार ने काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे क्रिएट किए ना। हमने देखा ना कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होता है उनके तहत 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, या प्रधानमंत्री जनधन योजनाएं होती है, अकाउंट भी होते हैं जनधन योजना के। और हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जाता है, घर के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये सारी स्कीम्स क्या है ना, गरीबी को हटाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगाई है। तीसरे नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्लानिंग क्यों करना है, क्योंकि हमें लोगों को नौकरियां देनी है, एम्प्लॉयमेंट देना है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल गोल्स ऑफ प्लानिंग हैज बीन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब सब जितने भी हमारे फंडामेंटल गोल्स है उसमें से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना भी एक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया हैज देयरफॉर बीन एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो बोल रहे हैं कि गरीबी हटाने के लिए जितने भी हमने प्रोग्राम चला रखे हैं ना, तो उसका एक इंटीग्रल एस्पेक्ट मतलब कि इसके बिना ना गरीबी नहीं दूर है ना, एम्प्लॉयमेंट के बिना गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो जितने भी प्रोग्राम्स हमने आज तक बनाए हैं गरीबी दूर करने के लिए, उन सब में हमने कोशिश की है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सके। अब जाहिर सी बात है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं, अब गरीबी क्यों है ना, पैसे नहीं है इसलिए गरीबी है। पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि काम नहीं है। अगर हम लोग काम देंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे तो हम लोग गरीबी से बच सकेंगे। फिर आगे का हमारा गोल है सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज। अब हमें क्या करना है ना, सोशल जस्टिस, हमें सामाजिक न्याय भी देना है और हमें इनइक्वालिटीज जो भी हम क्या भेदभाव करते हैं ना, भेदभाव को भी हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो ये भी हमारे प्लानिंग का एक गोल है। बोल रहे हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैव फार रीचिंग नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। तो जो भी आर्थिक डिस्पैरिटी होते हैं, जो भी भेदभाव होते हैं आर्थिक लेवल पे, उसका एक नेगेटिव परिणाम हमारी सोसाइटी में है। एंड देयर वेर विजिबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया एट बोथ द इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल लेवल। और वहाँ पे ऐसी ऐसी डिस्पैरिटीज है, इनइक्वालिटीज है, भेदभाव है जो हमें हम विजिबल है, मतलब हम आंखों से देख सकते हैं, है ना, भारत में। जो क्या है, इंटरपर्सनल भी है और इंट्रापर्सनल भी है। इंट्रापर्सनल अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि हमारे माइंड में ही हमने ये तय कर लिया है कि हमें ये भेदभाव करना है ना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं तो हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। इंटरपर्सनल मतलब कोई दो लोग होते हैं जिनके बीच कम्युनिकेशन होता है, तो उनके कम्युनिकेशन में भी आपको एक ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे क्या इन इक्वलिटीज है। अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि जो मजदूर लोग होते हैं ना, तो उसमें से बहुत सारी लेडीज लोग होती है। तो आज भी बहुत सारी ऐसी एरियाज है, ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है कि मेल को मान लीजिए अगर 600 रुपए मिलते हैं ना दिन में, तो उसी काम करने के लिए औरत को कितने मिलते हैं, 400 रुपए मिलते हैं। तो क्यों, काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी क्या है ना, इनइक्वलिटी है, ये क्या है, इनइक्वलिटी है। इसी को दूर करना हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का एक उद्देश्य है। By the time India started planning, economic planning was widely acknowledged as a technique for addressing all types of economic inequities and injustice। तो जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू किया था शुरू शुरू में, तब क्या हुआ ना, तो कि हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग को काफी ज्यादा एक्नॉलेज किया गया, एक पॉजिटिव इसको माना गया, क्योंकि इसने क्या किया था कि जो भी इकोनॉमिक इनिक्विटीज और इनजस्टिसेस है उनको एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश की थी, उसको कम करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स बनाए थे। अब आगे का गोल है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट है ना, खुद के पैर पे खड़ा होना, दूसरे पे डिपेंड ना रहना। Self-reliance was characterized as an endeavor to combat a subservient position in the global economy। तो सेल्फ रिलायंट गोल इसलिए था ताकि जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में जो पोजीशन है हमारे एज ए सबसर्विएंट, मतलब कम महत्वपूर्ण है ना, उस पोजीशन को हमें कम्बैट करना है, लड़ना है, उसे कम करना है कठिन परिश्रम करके, ताकि हम जो हमारी पोजीशन है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में उसे अच्छा बना सके। फिर आता है अगला गोल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, है ना। मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिक बनाना, जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़ के आधुनिक तरीकों को अपनाना। इंडिया द प्लान्स प्रायोरिटाइज्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन
ऑफ द कन्वेंशनल सेक्टर। अब इंडिया के जितने भी प्लान्स बनाए हैं ना इन्होंने, उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटाइज़ किया। प्रायोरिटी देना, है ना? बैंक में हम लोग करते हैं ना कि दिन भर इतने सारे काम होते हैं, उसमें से हम जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, उन्हें सबसे पहले निपटाते हैं। हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं ना, महत्वपूर्ण काम जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, उससे पहले निपटाते हैं। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्लानिंग में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को प्रायोरिटाइज़ किया और जो भी कन्वेंशनल सेक्टर, जो पुराने सेक्टर थे, उनका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किया, उनको बढ़ावा दिया, उनकी ग्रोथ की। इट बिगेन विथ एग्रीकल्चर, a traditional sector that necessitated the quick integration of modern farming, dairying and other practices। तो सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो कि एक ट्रेडिशनल सेक्टर है, एक पुराना सेक्टर है, काम करने के तरीके पुराने हैं। तो उसने क्या किया, अपने आप को क्विक इंटीग्रेट कर लिया मॉडर्न फार्मिंग के लिए, डेयरिंग के लिए और अदर प्रैक्टिसेस के लिए। तो उसने अपने आप को क्विकली चेंज कर दिया, जितने भी नए-नए फार्मिंग टेक्निक्स है उसको अडॉप्ट कर लिया। जितने भी डेयरिंग डेयरिंग मतलब दूध रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और अदर प्रैक्टिसेस जैसे कि आपने देखा होगा कि मुर्गी पालन हो गए या फिर जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर की, उन सबको उसने जल्दी से अपना लिया। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रेफर्स टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक सच एज द रिकॉग्निशन दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट्स एज मेन। तो बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि उनके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है ना, कि सोशल जो लोगों का, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनका देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने रिकॉग्नाइज़ किया है कि क्या है ना, जो वुमन है ना, वुमन हैव शुड हैव द सेम राइट्स एज़ मेन। तो अभी हमने देखा कि वुमन को अगर ₹400 मिलते हैं और मेन को अगर ₹600 मिलते हैं, तो ये उनके ऊपर अन्याय है। तो अगर हम इस चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि वुमन को भी उतने मिलने चाहिए और मेन को भी उतने मिलने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हम मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। एक बार रिवाइज़ कर लेंगे जल्दी से। तो पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर तीसरे के पार्ट 1 में हमने देखा कि हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है, कि हमको फ्यूचर में क्या करना है ये हम पहले से तय करते हैं और उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या करना है, कैसा करना है, कितना करना है, कितने हमारे पास पैसे हैं, उस पैसे में हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है। इसको बोलते हैं हम इसको हम सिंपल प्लानिंग बोलते हैं। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग बोले तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब कि ये सॉरी नेशनल लेवल पे होता है। तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, उन्हीं रिसोर्सेस में आपको अपनी देश की डेवलपमेंट करानी है। तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग में ये तय करते हो कि कौन-कौन से रिसोर्सेस को कहाँ-कहाँ एलोकेट करना है, कितना एलोकेट करना है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फिर हमने देखा कि प्लानिंग के टाइप्स क्या-क्या है। फिर यहाँ पे एक प्लानिंग की डेफिनेशन दे रखी है, इकोनॉमिस्ट जो है हमारे एच.डी. डिकन सर उनके हिसाब से कि प्लानिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख लिया। फिर प्लानिंग की जो दूसरी डेफिनेशन है वो दे रखी है, जो हमारी नेशनल प्लानिंग कमिटी थी 1938 में, जो हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी ने दे रखी थी, तो उनके हिसाब से प्लानिंग क्या होता है, एक लंबी-चौड़ी डेफिनेशन यहाँ पे हमने देखी है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, चाहे इकोनॉमिक बोले, चाहे आर्थिक बोलिए, सोशल बोलिए, कल्चरल बोलिए, स्पिरिचुअल बोलिए, तो प्लानिंग करते समय हमें इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है ताकि हमारी जो देश है उसकी ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे हो सके। फिर हमने देखा कि प्लानिंग के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। उसमें हमने देखा कि प्लानिंग के टाइप्स रीजनल होते हैं, नेशनल होते हैं। नेशनल मतलब बड़ी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल मतलब आपको कोई एक रीजन दिया जाएगा, उसी रीजन में जितने रिसोर्सेस है उसको यूज़ करके आपको उस रीजन की डेवलपमेंट करानी है। आगे हमने देखा कि फेडरल, स्टेट और लोकल। फेडरल मतलब नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट मतलब जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है और लोकल मतलब आपकी जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ होती है ना, तो वो, है ना? लोकल एरिया में जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट प्लानिंग में के तहत आपको उनको दूर किया जाएगा। जितने भी आपके स्टेट लेवल पे इश्यूज़ होते हैं, उनको आप स्टेट प्लानिंग में यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे हमने देखा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। देखा ना, हमने एक गाड़ी का एग्ज़ाम्पल लिया था। फिर आगे देखा कि सेक्टरल प्लानिंग क्या होती है, जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब आपको कोई एक एरिया दिया जाएगा, उस एरिया में जितने भी सेक्टर्स हैं उसकी आपको डेवलपमेंट करानी है। सेक्टरल डेवलप प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि वो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर आपको दिया जाएगा। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर आपको दिया गया है, उसी सेक्टर की आपको डेवलपमेंट करानी है। फिर स्पेशल प्लानिंग क्या होती है, ये एक जियोग्राफिकल प्लानिंग ही होती है जिसमें हम लोग जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के उस एरिया की डेवलपमेंट कराते हैं। हमने देखा फिर आगे की रीजनल प्लानिंग क्या होता है और नेशनल प्लानिंग क्या होता है। इन डिटेल में मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, है ना? हरिद्वार का या उत्तराखंड का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा था। रीजनल प्लानिंग की शुरुआत किसने की थी? ये यूएस ने की थी, है ना? यूएस ने की थी। ये
एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपको याद रखिए कि यूएस ने यहाँ पे रीजनल प्लानिंग की शुरुआत की थी और नेशनल प्लानिंग की शुरुआत यहाँ पे सोवियत यूनियन ने कराई थी। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों करनी है हमें इकोनॉमिक प्लानिंग? तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है ना, ग्रोथ तो सबको होना है। फिर हमें गरीबी हटानी है, पावर्टी एलिवेशन करना है, फिर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, लोगों को नौकरियां देनी है, सोशल जस्टिस करना है एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज, हमें न्याय भी देना है सबको, और जो भी इनइक्वालिटीज है, हमारे जो भेदभाव है उसे भी दूर करना है। फिर आगे इन्होंने गोल्स दिए है कि हमें सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनानी है, हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, जो हमारी एक पोजीशन है जो ग्लोबल इकोनॉमी में सबसर्विएंट है, जो कम महत्वपूर्ण है उसे हमें बढ़ाना है, एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी हमें बनना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी कराना है, इकोनॉमी को हमें मॉडर्नाइज करना है, आधुनिक करना है। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है, कि जो सोसाइटी में लोगों का देखने का नजरिया होता है वो चेंज होता है, वो एक पॉजिटिव सेंस में चेंज होता है, ये जरूरी है ना। लोग पॉजिटिव सेंस में हमें पॉजिटिवली थोड़ा हमें एडवांसमेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्ट 1 आपका खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।